स्वागत है आप लोगों का डायनामिक्स पे। आज हम लोग पॉलिटी की नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कंपनी रूल की चर्चा करेंगे कि शुरुआत कंपनी रूल से होगी कि कंपनी को कैसे रूल किया गया और कंपनी ने इंडिया पे कैसे रूल किया। इससे दो पार्ट हैं बेसिकली, एक कंपनी रूल है, एक क्राउन रूल है। तो कंपनी रूल की शुरुआत आप सब लोग जानते हैं 1773 में हुई थी और ये 1858 तक चली, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आया था। मतलब तब तक जब तक हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं बने थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ब्रिटिश इंडिया में आए क्यों। सबको पता है ब्रिटिश इंडिया में आए व्यापार करने। इंडिया में ही क्यों आए व्यापार करने, सोचिए। 1500 ईस्वी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ऑलरेडी आना शुरू कर चुके थे, जिसमें सबसे पहले इंडिया में आप सब लोग जानते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की, के इंडिया के समुद्री रास्ते की खोज की थी और वो यहाँ आया। और सबसे पहले पुर्तगाल ने ही अपनी यहाँ कॉलोनी एस्टेब्लिश की। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि अकबर मतलब मुगल साम्राज्य के आने से पहले ही यूरोपियंस पावर यहाँ आ चुके थे, लेकिन वो मुगल की तरह पूरे देश को, उनका मेन टारगेट क्या था, इनिशियली ट्रेड करना, अपने धर्म को फैलाना। तो पोर्टुगीज आगे बढ़े, उसके बाद स्पेनिश आगे बढ़े, फिर डच आए और ये सब लीड ले चुके थे, लेकिन ब्रिटेन इसमें पीछे रह गया था। जब ब्रिटेन पीछे रह गया तो 200 मर्चेंट्स का ग्रुप ब्रिटेन की महारानी के पास गया और बोला कि महारानी हमें अधिकार दो ताकि हम भी पुर्तगाल की तरह दूसरे देश में जाके व्यापार कर सके। तो इसी को अंतर्गत 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने 200 मर्चेंट को राइट टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने का, व्यापार करने का अधिकार दिया। इनमें से एक ग्रुप था जिसको हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसने पूरे इंडिया पर राज किया। इसका एक और नाम गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज भी था। तो क्लियर, ये ईस्ट इंडिया का आप देख सकते हैं लोगो है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाइसेंस मिला था वो इंडिया में ट्रेड करने का लाइसेंस मिला था, ना कि इंडिया में अपने राज चलाने का लाइसेंस मिला था। और क्यों मिलेगा लाइसेंस, क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन का राज था ही नहीं, इंडिया अलग था, यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा थे, इंडिया किसी का गुलाम नहीं था। उस समय इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश था, यहाँ से स्पाइसेस, जेम्स ज्वेलरीज की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने की महारानी ने एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करने आएगी। नेक्स्ट, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स आए तो ये जहांगीर के कोर्ट में जाते थे, अकबर के कोर्ट में जाते थे, स्पेशली जहांगीर के कोर्ट में गए और वहां पर जहांगीर से मांगा कि जहांगीर सर, मुझे यहाँ पर अधिकार दीजिए कि मैं यहाँ पर अपना व्यापार कर सकूं। इसमें थॉमस मुनरो था, लगातार 4 साल तक जहांगीर के दरबार में आया था अधिकार मांगने के लिए, ताकि वो ट्रेड कर सके इंडिया में। इसमें जब थॉमस मुनरो ने जहांगीर के दरबार में पैसे रुतबा को देखा तो उसने ब्रिटेन को बताया कि यहाँ बहुत ज्यादा वेल्थ है और हमें भी इस वेल्थ को यूज करना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी की मेन पर्पस होता है पैसा कमाना। तो उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपना विकास शुरू किया, धीरे धीरे अधिकार लेकर ट्रेड किया। लेकिन जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया इंडिया में अपने आप को फैलाने का, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बहुत ही क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। मुगल के जो राजा थे, जो उसके सपोर्ट में थे, राजपूत हों या जो भी थे, वो इससे अलग होने लगे, अपना अलग अलग राज्य स्थापित करने लगे। मुगल के अंदर भी
झगड़े शुरू होने लगे, जो कि औरंगजेब के टाइम से ही था। औरंगजेब ने सबको दबा के बहुत पावरफुल राजा बना था, और इसके लिए मुगल दरबार के बहुत सारे मिनिस्टर्स को, वहाँ के दरबारियों को, वहाँ के एम्प्लॉय को, वहाँ के सर्वेंट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने घूस देकर, ब्राइब करके, और भी बहुत तरीके से गिफ्ट देकर, पोस्ट का लालच देकर अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके कारण कंपनी बहुत पावरफुल होती चली गई। उसके अलावा कंपनी ने और जो छोटे बड़े राजा थे इंडिया में, उनको एक दूसरे से लड़वाया, एक का पावर दूसरे के खिलाफ यूज किया, उसकी आर्मी तीसरे के खिलाफ यूज की, दो को एक से लड़वाया। मतलब ब्रिटेन कभी इंडिया पे मिलिट्री अधिकार नहीं किया, यहाँ का ही रिसोर्स का यूज किया, यहाँ का ही पैसे का यूज किया, और यहाँ पे ही अपना अधिकार जमा लिया। इसी बीच 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा पावर मिला। कहाँ मिला बहुत ज़्यादा पावर? बंगाल में मिला। क्यों मिला? क्योंकि 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तो फ्रांस की एलाइज था और नवाब आपस में मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़े, और ब्रिटेन का, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े, और ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये लड़ाई बहुत लंबी चली नहीं चली, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से जीत गई। जिसके बाद बंगाल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था, और आज के अगर हम इंडिया का मैप देखें तो बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, इट मीन्स बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब को जोड़ के था। इट मीन्स बहुत बड़े एरिया पे ब्रिटेन को, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए, और अगले 100 साल तक ये अधिकार उनका बना रहा, जब तक कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आया। उसके बाद एक और लड़ाई जिसको हम लोग जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, बिहार में लड़ा गया। 23-24 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ सुजाउद्दौला और नवाब अवध, और बंगाल मुगल एम्परर शाह आलम II, साथ में राजा बलवंत सिंह जो काशी के राजा थे, इन चारों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ाई की, और सोचा कि इनको हराकर हम अपना राज बचा लेंगे। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से जीत गई, और ये वॉर खत्म हुआ, और ये वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई, और ट्रीटी में क्या हुआ? ट्रीटी में ब्रिटिश ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए इन चारों राजाओं पे, और ब्रिटेन को क्या मिल गया? दीवानी राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेंज ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइफ का। दीवानी राइट का मतलब होता है कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पैसा कलेक्ट, टैक्स कलेक्ट करने का। भी कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मतलब अभी तो बंगाल पे कंट्रोल किया था, लेकिन दूसरे के थ्रू चलता था, लेकिन अब कंप्लीट कंट्रोल हो गया। डिसाइसिव विक्ट्री थी बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद डबल गवर्नमेंट, अब ये सारी चीज हुई, कंपनी इतनी पावरफुल हो गई, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आई? सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो गया कि ब्रिटेन ने कंपनी के काम करने के तरीके में इंटरफेयर करने की सोची। तो हुआ, दो बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। एक, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो वहां पर एक सिस्टम बनाया गया डबल गवर्नमेंट का। डबल गवर्नमेंट का क्या सिस्टम था? टैक्स कलेक्ट हम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तुम चलाओ। नवाब को कहा गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, टैक्स कलेक्शन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब नवाब के पास पैसा नहीं तो फिर वो पावर किस काम का? बिना पैसे के पावर नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री के पास से अगर हम बजट का पावर ले लें तो फिर भारत का प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं रहेगा, वो कोई पावरहीन हो जाएगा। बिना पैसे के पावर नहीं होता है। और उस समय इसके कारण क्या हुआ कि पीपल का एक्सप्लॉयटेशन, पीपल का दोहन, पीपल का बुरा हालत शुरू हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सर जॉर्ज कॉर्नवल लुइस ने कहा था कि दुनिया में क्या अर्थ पे ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, जितनी करप्ट हो जितनी की ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1765 से 72 तक। उसके अलावा जो भी कंपनी के सर्वेंट थे वो एक अपना ही खेल चला रहे थे। वो लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे, इट मीन्स ये वो खुद सामान खरीदते थे इंडियन मर्चेंट से, और उसको कंपनी को बाईपास करके बेचते थे।
इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और ऐसा अनुमान है कि उस 25 साल के पीरियड में 1755 से 80 के पीरियड में 600 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग कहें या पाउंड कहें, बंगाल से ब्रिटेन गया। मतलब क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया का पैसा ब्रिटेन गया, और वो भी सरकार के पास नहीं, प्राइवेट आदमी के पास। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके पास 1767 में 4 लाख पाउंड की संपत्ति थी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कहें तो ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी वो बन गया होगा। एडमंड ब्रुक ने कहा था कि द प्राइवेट ट्रेड ऑफ सर्वेंट ऑफ कंपनी वाज मोर देन रॉबरी देन ट्रेड। एडमंड ब्रुक ने कहा कि जो प्राइवेट ट्रेड कंपनी के बहुत बुरा हुआ कंपनी के साथ, इंडिया के लोगों के साथ, और ये एक तरह की जो डकैती थी, जैसे इंडिया में हम लोग सुनते हैं 1 लाख करोड़ की घोटाला, 5 लाख करोड़ का घोटाला, उसी तरह की डकैती हो रही थी। मतलब कि सरकार को नुकसान हो रहा और कोई और ही आदमी सारा फायदा उठाए जा रहा था, जिसके कारण क्या होगा? सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, सरकार इंसॉल्वेंट हो जाएगी, सरकार कर्ज के तले डूब जाएगी, क्योंकि सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। इस कारण हुआ ये कि 1772 में कंपनी की इकोनॉमिक हालत, माली हालत बहुत खराब हो गई, और उसे ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा पैसे मांगने के लिए। अब वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास जब गए पैसे मांगने, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको पैसे तो दूंगा, और कितना मांगने गए? 1 मिलियन पाउंड का लोन। क्रेडिट क्राइसिस थी, 1 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली ठीक है, कितना पैसा चाहिए बोलो, 1 मिलियन पाउंड ले लो, लेकिन कुछ इसके बदले में लेंगे। ब्रिटिश मिलियन पाउंड जब दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोची कि वाह कितना अच्छा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, महारानी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मैंने मांगा दे दी। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के मन में कुछ और ही चल रहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल करे, लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो लीगल तरीके से काम करता है। ब्रिटेन एक ऐसी सरकार है जो किस तरह से काम करती है? लीगल तरीके से लॉ बना के काम करती है। तो कोई क्लू चाहिए था ताकि वो किसी को हटा सके, कंट्रोल कर सके। जैसे इंडिया में अगर किसी कंपनी को, भारत सरकार को बंद करना हो तो आराम से बंद हो जाता है, एक लॉ बनाते हैं, बंद हो जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं रेगुलेट करने वाला। किसको रेगुलेट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें अकाउंटिंग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, और क्वीन एलिजाबेथ, जनरल कोर्ट, ये दोनों किसको कंट्रोल करते थे? जो भी प्रेसिडेंसीज थी एशिया में उसको। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर गवर्नर आते थे, डिप्टी गवर्नर, 24 कंपनी डायरेक्टर और 7 कमिटियां। ध्यान से देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत गवर्नर आएगा, डिप्यूटी गवर्नर आएगा, 24 कंपनी डायरेक्टर्स होंगे और 7 कमिटियां। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर यहां पर अकाउंटिंग, बाइंग, कॉरस्पॉन्डेंस हो, शिपिंग हो, ट्रेजरी हो, वेयर हाउस सारे आते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18 मई 7 पैसे देने के बाद 18 मई 1773 को लॉर्ड नॉर्थ, जो एक पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने एक बिल पेश किया और ये बिल पास भी हो गया। जिसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन ने रेगुलेशन शुरू किया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से वर्क नहीं करने के कारण इंसॉल्वेंट हो गई। तो सबसे पहला अटेम्प्ट था, उसको अगर कहा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे पहला अटेम्प्ट कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग एक्ट, और सबसे पहला लॉ था। क्यों था? क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। कंपनी क्यों इंसॉल्वेंट हुई? डबल गवर्नमेंट और उसके प्राइवेट ट्रेड। किसके प्राइवेट ट्रेड? उसके सर्वेंट के प्राइवेट ट्रेड। उसके अलावा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जो शुरुआत हुई, इसका फाउंडेशन 1773 के एक्ट ने ही रखा। तो 1773 का एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि सबसे पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करना। उसके अलावा इंडिया, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। नेक्स्ट,
फीचर्स क्या थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के? तो पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था, गवर्नर ऑफ मद्रास होता था। बॉम्बे हो गया ईस्ट कोस्ट में, मद्रास हो गया इंडिया के वेस्ट और ईस्ट में, और ये ईस्ट में आता था। तो क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मतलब ये इसे सबऑर्डिनेट कर दिया गया। इसके अंतर्गत किसको सबऑर्डिनेट कर दिया? मद्रास और बॉम्बे को। मतलब मद्रास और बॉम्बे आप किसको जवाब देंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। उनकी ऑटोनोमस पावर को ले लिया गया। उसके अलावा गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, सलाह देने के लिए 4 मेंबर को भेजा गया। कहां से? इंग्लैंड से। ऑब्वियसली पार्लियामेंट भेजी। डिसीजन कैसे होते थे? मेजॉरिटी वोट्स। मेजॉरिटी वोट्स का मतलब क्या, समझाता हूं, रुकिए। मेजॉरिटी वोट्स मतलब ये कि 4 मेंबर हैं और 1 मेंबर हो जाएगा खुद वार्डन हेस्टिंग अंकल। अब कोई चीज पर अगर डिसीजन होगी तो 3/2 कम से कम होना चाहिए वो डिसीजन होने के लिए। 3/2 कब हो, नहीं हो, ये हो गया मेजॉरिटी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 मेंबर 2 वोट दे दें किसी मैटर पे, तब 1 वोट बच गया किसका? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल जिसको भी वोट करेंगे उसका बात मान ली जाएगी, वो बात मान ली जाएगी, जिसके कारण गवर्नर के वोट को क्या माना गया? कास्टिंग वोट। ये वीटो वोट से अलग है। वीटो वोट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीटो वोट का मतलब होता है कि गवर्नर जो बोलेगा वही होगा, लेकिन ये कास्टिंग वोट था। मतलब गवर्नर के पास पावर्स लिमिटेड थे। मतलब वो 4 मेंबर्स के हाथों की कठपुतली था। और ये 4 मेंबर्स कहां से आए? ब्रिटेन से आए। ऑब्वियसली सब मिलके गवर्नर को तंग करेंगे। फिर और क्या हुआ? स्ट्रेंथ किया गया कंपनी कंट्रोल। कैसे? अब कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, अब आप लोग देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ है, इनको कहा गया कि आप, दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप हमको डिटेल भेजोगे। किस चीज का डिटेल भेजोगे? क्या खर्चे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या सिविल मैटर है और क्या मिलिट्री अफेयर्स है इंडिया में, उन सारे का खर्चा आपको भेजना पड़ेगा। सारा डिटेल हमको चाहिए। उसके अलावा प्रोहिबिट किया गया कंपनी के सर्वेंट्स को कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, किसी प्रकार का ब्राइब नहीं लेंगे। अगर वो ऐसा करते तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसके पहले चीफ जस्टिस इलिजा एम्फे थे। उसके अलावा 3 जज, मतलब टोटल 4 जज, 1 + 3। अब ये सुप्रीम कोर्ट बनाया किसके लिए गया था? क्या हम हिंदुस्तानियों के लिए? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ज्यूरिडिक्शन ब्रिटिश सब्जेक्ट पे और कंपनी के सर्वेंट्स पे। तो हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, यहाँ ट्रेड किया, यहाँ पर पूरा कैप्चर किया, दीवानी राइट्स ली, कैसे उसमें भ्रष्टाचार हुए, उसका फायदा उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल करना शुरू किया और कंट्रोल करने में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। और इस रेगुलेटिंग कुछ कमियां थी जिसके कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरह नहीं बट फेल हो गया। क्या कमियां थी, क्यों बाद में वीटो अधिकार दिया गया वारेन हेस्टिंग को, हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।